गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ सेलुलर जेल। और ये सेलुलर जेल में कुछ म्यूज़ियम या आर्काइव्स की तरह बनाया गया है, जिसमें सारा खाने पानी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लिखा गया है। अभी ये गाइडेड टूर पूरा मैं करके दिखाऊंगा, मेरे साथ जरूर बने। एंट्रेंस पॉइंट, आपको जेल में जाना है, पहले आपको इस सेंटर टावर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जेल के अंदर एंटर कर सकते हो, क्योंकि पूरे 7 विंग्स के एंट्रेंस इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड हुआ करता है। सो और कहीं से वे नहीं था, रास्ता नहीं था आप लोगों को जेल के अंदर जाने के लिए। मॉडल में भी दिखाया गया, देख सकते हो, एक विंग का फ्रंट है तो एक विंग का बैक है, ताकि उन कैदियों के बीच कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए, वो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी ना पाए। तो इस पूरे सेलुलर जेल को घूमने का एक सिस्टम ऐसा रहता है, यहाँ पे हर आधे घंटे में गाइडेड टूर स्टार्ट होता है। ऑलरेडी एक गाइड निकल चुका है, दूसरा गाइड स्टार्ट करने का समय हो चुका है। आप लोग गाइड के साथ जाते हो तो ये सारे कुछ दिखाता हुआ, एक्सप्लेन करता हुआ हम लोगों को किस प्रकार आज़ादी मिली है, आज़ादी के लिए उन फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या यातनाएं सही है, ये सारे कुछ बताता हुआ आपको टॉप तक ले जाएगा। इसके बावजूद भी ये म्यूजियम अगर आपको देखना है, वापस आते वक्त भी आप देख सकते हो। वैसे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फोटोग्राफ दिया गया, ये सारे कुछ गाइड आपको अंदर स्पॉट पे एक्सप्लेन करेगा। तो आइए, अभी गाइड सर्विस स्टार्ट हो रहा है, बाहर आ जाएगा, इस तरफ से आ जाएंगे प्लीज। Once again we are in the cellular jail. Cellular jail. देखा जिसमें लिखा हुआ था सेलुलर जेल। जितने भी आप लोहे का गेट देखेंगे, जैसे बाहर जो भी ग्रिल लगा है, ये सब जो है बर्मा से लाया गया था। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था, नेवी पे, टेंडर्स पॉइंट, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में जहाँ पे रेड कलर का मड मिलता है। जिस ब्लॉक को अभी आपने म्यूजियम के रूप में देख कर आया, बैक साइड में जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ये भी जेल का एक पार्ट था, जिसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं। यानी कि जितने भी अंग्रेज अफसर है, रहने के लिए इसी बिल्डिंग को यूज़ करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेनटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने इसको एग्जीबिशन, अपना ऑफिस और लाइब्रेरी बना दिया। और साइड में देखेंगे यहाँ पे 2 जोत जल रहा है। पहला थोड़ा सा आगे में, दूसरा थोड़ा आगे आ जाइए सर, आगे से बैठिए। ये दोनों जोत जो है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है, गैस के साथ में कनेक्टेड है। महीने में 48 सिलेंडर लगता है, जो IOC द्वारा गिफ्टेड किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, इसके लिए 24 सिलेंडर। और जो व्हाइट रंग का प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है लास्ट में पिलर, वो जो है माटियस कॉलम। इस जेल में जो लोग शहीद हुए थे उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है। इसका 1985 में ज्ञानी जेल सिंह ने उद्घाटन। और जिस चेयर पे आप लोग बैठे हैं, यहीं पे बैठ के रात को साउंड लाइट शो देखेंगे। जब शो देखेंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाएगा। ये जो पीपल का ट्री आपको दिख रहा है, ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल ट्री है। रिसेंटली 28 जून 98 में हैवी रेन की वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका है। इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पर रीप्लांट किया गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.25 लाख का खर्चा उठाया, क्योंकि रात को शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी है, पीपल का पेड़ है, ओमपुरी जी का वॉइस। ये पेड़ ही सब कुछ बताएगा। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जेल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग को सुनाई दे रहा है। तो देखिएगा, मेरा नाम फारूक है, मैं ही आपके साथ में गाइड रहूँगा। एज अ गाइड मैं यहाँ पर 97 से काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने अंदर में मॉडल देखा, बीच में एक टावर, इसके साथ में 7 स्पोक को कनेक्ट किया गया था, जो लंबा से आपको दिख रहा है। ऐसे सारे विंग्स के कनेक्शन बीच में सेंट्रल टावर के साथ में, मतलब किसी भी गार्ड्स को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंट्रल टावर, उसके बाद ही वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब कोठरी, कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर आपको लेके के दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज़ नहीं था। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे, उनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन रात को सेल के अंदर 6 बजे बंद कर दिया जाए। अगले दिन सुबह 6 बजे तक किसी कारणवश कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाए। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मट्टी का घड़ा, इसी में इनको यूरिन टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था। यानी रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था, इनका नाम था मैक्विरियन, फर्स्ट जेलर डेविड बैरी। और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.5 लाख रुपीज़ लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर, जेल को बनाने के लिए 600 फ्रीडम फाइटर्स को एंगेज किया गया था, उन्हीं के द्वारा जेल को बनाया गया, बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 ईयर्स से बनाकर कंप्लीट करेंगे, 10 साल में। लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 साल लगा, 13 ईयर्स।
1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सेलुलर जेल इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग, लेकिन अभी आप देख सकेंगे इसमें सिर्फ 3 विंग बचा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। 1 नंबर है, 7 नंबर है, इसके बैक साइड में 6 नंबर है। बाकी के 4 विंग यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का रीज़न 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो काफ़ी सारे बम गिरे थे जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल। ऊपर जाएंगे तो पीछे आपको हॉस्पिटल दिखे। और विंग को कैसे बनाया गया देखिए, 1 नंबर विंग का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन आपको दिख रहा है, वेंटिलेशन दिख रहा है, रोशनदान। और ये जो है विंग नंबर 7 इसका फ्रंट पोर्शन, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रहते थे देख नहीं पाता था आगे वाला विंग में कौन रह रहा है, बोल के हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाया। और हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है लंबा से, ये जो है वर्कशेड है, कार्यस्थल। यहाँ पे इनको काम कराते थे। किस तरह का काम दिया जाता था आपको वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ का मॉडल रखा है। और यहाँ पे 2 छोटा बिल्डिंग दिख रहा है ग्राउंड में, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन, यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम कराएंगे, यहीं पे खाना बटा जाए। और इस जेल में सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। नेम लिस्ट आप लोग सेंट्रल टावर में जाएंगे तो वहाँ पे इनका नाम लिख कर रखा है। और विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर मुझे लास्ट कमरा दिख रहा है, विंग नंबर 7 है, सेल नंबर 123, 123। ये जो है विनायक दामोदर सावरकर जी का सेल है। इस जेल में सबसे पॉपुलर सी सावरकर जी का है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, नासिक कॉन्फ्रेंस केस में लाया गया था। सावरकर जी को टोटल 50 साल का सज़ा मिला था, उसमें से 10 साल सावरकर जी इसी सेल में काटे। इन्हीं का नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लोग आए थे। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाए। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन किया काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने, तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी सफ़र है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे, डेथ से रिलेशन। देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है, तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। प्रोनाउंस करने के लिए मुश्किल होता बल्कि कर दिया गया काला पानी। तो अभी हमारा पहला स्पॉट रखा, सबसे पहले हम चलेंगे फांसी घर, उसके बाद वर्कशेड, फिर अंदर लेके आके सेल को दिखाया गया। और यहाँ पे देखेंगे फोटोग्राफी के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिस रास्ते से आप लोग अंदर जाएंगे यहीं से लौट के वापस आना। तो मेरा एक्सप्लेन जो है एक्जैक्टली 30 मिनट्स का रहेगा और जेल पूरा 5 बजे बंद होगा। तो लौटते वक्त आप लोग अपने टाइम के अनुसार से फोटोग्राफी करते हुए वापस जाएंगे। बाहर जाने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा डोर है, यहाँ पे पीने का पानी, वॉशरूम और गवर्नमेंट का सोवेनियर शॉप है, एग्जिट आपको वहीं से है। और यहाँ पे पनिशमेंट्स के बारे में बताएंगे। सामने में व्हाइट कलर का स्टैचू आप लोगों को दिख रहा है, व्हाइट वाला स्टैचू दिख रहा है सामने, देखिएगा। तो यहाँ पे वर्कशेड के अंदर में इनको काम कराते थे, नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम। जो भी काम का कोटा को अगर पूरा नहीं कर पाए या काम करने से इनकार करता है तो उनको बाहर लेके आके सबके सामने खुलेआम में मारते थे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में कहा जाता है टिकटिकी। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता था, यानी कि शरीर से पूरे कपड़े हटा दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स यानी कि हाथ, कमर और पाँव तीनों चीज़ को बांधते थे। एक कपड़ा लेते थे, उसे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था और जहाँ पे ब्लैक मार्किंग किया गया वहाँ पे बांधते थे बटक्स में। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए जहाँ पे ब्लैक मार्किंग किया। यहाँ पे बेत मारने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा पर उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोर्शन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन दो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था। जैसे ही टॉयलेट जाएगा तो स्किन स्ट्रेच होकर दोबारा मार्क हो जाएगा। यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। और इसके जो मारने वाला होता था वो इंडियन होता था। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ क्रिमिनल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी ये लोग। इनमें जिनका टर्म सच है उनको वार्डर का पोस्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर की, जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट उसको, यानी कि इंडियंस ही इंडियंस को मारता था, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बोल के इतना स्ट्रिक्टली होता। नॉर्मली फ्रीडम फाइटर 7 से 10 बेत खाने के दौरान अपना होश खो देता। साथ में एक डॉक्टर होता था, पूरा मेडिकली चेकअप करके 20 से लेकर 30 बेत तक एक ही जगह पे मारा था। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा टफ पनिशमेंट है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलेंगे जहाँ पे आपको फांसी घर दिखाया जाएगा। अभी आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये जो है फांसी घर यानी कि गैलोज, इसके बैक पार्ट में खड़े हैं क्योंकि इसका डोर बहुत छोटा है, इसलिए पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद आप लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ सामने जाकर इसको देख सकते हैं।
तो देखिएगा ये गैलोज है फांसी का, उस समय इसमें शेड वगैरह कुछ नहीं, तो ऊपर का जो छत आपको दिख रहा है, साइड का वॉल, ये सब रिसेंटली बनाया गया, ये ओपन गैलोज का, यानी कि खुला फांसी का। यहाँ पे जिनको भी फांसी देते हैं फ्रीडम फाइटर सेल से खड़ा होकर देख सकता है। एक समय में एक साथ एट ए टाइम 3 पीपल को हैंग कर सके, उस हिसाब से बनाया गया। जब डोर के सामने जाकर आप लोग खड़े होंगे तो इसमें जो रस्सी लगाया गया रोप, ये अभी रिसेंटली लगाया गया, उस समय का ओरिजिनल नहीं। तो इसमें ओरिजिनल में ऊपर का बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक लीवर है जो ओरिजिनल उसी समय का लीवर है। जैसे ये लोग लीवर को पुल करते थे, प्लेटफॉर्म अंदर की तरफ खुलता था, इनका बॉडी है। डेथ होने के लिए कुछ सेकंड लगता था, लेकिन तब भी इनको कुछ घंटों तक यहाँ पे लटका के रखे, इसीलिए ताकि ऊपर से लोग देख सके, उनके मन में डर पाए। रस्सी खोलने पर बॉडी नीचे गिर जाता था, साइड से 2 गार्ड्स उतर के इनका डेड बॉडी को बाहर निकालते थे। यहाँ में एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा, कहा जाता है कि यहीं से बाहर लेके इनका बॉडी को समुद्र में थ्रो कर देते, यानी कि यहाँ पे जिन जो भी लोग शहीद हुए उनको जमीन भी नहीं मिली। ठीक है, और जो कंपाउंड वॉल आपको दिख रहा है, ये इस जेल का ओरिजिनल कंपाउंड वॉल। आपने देखा जेल को काफी बड़ा बनाया गया, लेकिन इसका कंपाउंड वॉल बहुत छोटा है। इसका रीजन ये है कि यहाँ का जो फर्स्ट जेलर था डेविड पेरी, उसको कंफर्म था कि ये जेल से कूद के कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि भाग के जाएगा तो कहाँ जाएगा, जंगल में जाएंगे तो आदिवासी यानी कि ट्राइबल पीपल मार देंगे। यहाँ से चेन्नई 1150 किलोमीटर, आज के टाइम पे जहाज को भी 4 दिन लगता है, तो स्विमिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं है। जब फांसीगर आप लोग देखेंगे तो ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया था ऊपर का बीम, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टी हाथ की तरफ में एक लीवर है जो ओरिजिनल है। और रस्सी को ध्यान से देखेंगे, रस्सी में जो है एक लोहे का रिंग लगाया गया। कहा जाता है कि फांसी देने के टाइम ये लोहे का रिंग को बराबर बैकबोन में सेट करता था, जैसे लीवर खींचता था, प्लेटफॉर्म खुलता था, वो जो है स्पाइनल कोड तोड़ने का काम करता था, जिससे इंसानों का जल्द से जल्द डेथ हो जाए। और फांसीगर का देखिएगा डोर छोटा है, धक्का धुक्की नहीं करना, फैमिली वाइज जाकर देखेंगे। और जो अंडरग्राउंड मैंने बताया, इसको आप लोगों को अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा अंदर से प्लास्टर कर दिया है। ठीक है, इसको ऊपर से देखकर सामने चलना, और ज्यादा कॉर्नर में जाएंगे देखेंगे शर्ट छोटा सर पर लग सकता है, प्लीज माइंड रहे, इसके अंदर मत जाएगा, सीधे सामने का बाहर ऊपर से देखकर आगे आएंगे। फ्रेंड्स, वी आर ऑन द गाइडेड टूर, लेकिन मैं बता दूं सीरियसली आपसे एक चीज़ कि अगर आपको फ्रीडम का सही मतलब समझना हो तो फिर इस सेलुलर जेल को आना ही पड़ेगा भाई। यहीं आके आपको रियल में इसकी मीनिंगफुल और फ्रूटफुल और कितनी शहादतें और कितनी तकलीफ़ें और यातनाएं झेल के वो यहाँ तक हमारे देश को पहुँचा है। आपको पूरा गाइडेड टूर मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, इस वीडियो कम से कम पूरा देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने जो चेयर लगाई गई है वो शाम को लाइट एंड साउंड शो चलता है, वहीं पे बैठ के देखा जाता है। और ये सारे ही LEDs 1 और 7 ब्लॉक में फिट किए गए हैं, ताकि आपको बिल्कुल वॉइस और एक लेज़र इमेज दिखाई दे। सामने जो देख रहे हैं वही एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जो कि था, अब फिलहाल में ये आपको म्यूज़ियम बन गया है। आगे आइए गाइड। मैंने आप लोगों को बताया था सेल का अंदर का डायमेंशन 13/1/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटीज नहीं था, जो भी लाइट लगाया गया ये सब रात को सोनल लाइट शो के लगाया गया। नीचे के जो 4 कमरे आपको दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये नीचे के 4 सेल को कंडम सेल कहा जाता है, यानी कि तिरस्कृत कोठरी। फांसी देने से कुछ दिन पहले फ्रीडम फाइटर्स को लाके यहाँ पर रखते थे। गवर्नर जनरल का जैसे ही ऑर्डर आता था कि इनको फांसी दिया जाए, यहाँ से निकालकर ये जो व्हाइट रंग का स्टेप दिख रहा है यहाँ पे खड़ा करके नहलाते थे, उसके बाद फांसी कर लेके आते। और ये जो है प्लेस फॉर द लास्ट रिचुअल्स है, यहाँ पे पूछा जाता था कि इनका अंतिम क्रियाक्रम कैसा करें, जस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करने की, एक्चुअल में कोई चीज़ पूरा नहीं करती। और सेल के अंदर के बारे में बताया जाए तो हर सेल के अंदर में सोने के लिए एक लकड़ी का बेड देते थे, वुडन बेड। इसका हाइट काफ़ी कम होता था, लेकिन इसका वजन बहुत ज़्यादा, वेट करीबन 50 से लेकर 60 किलो का हैवी बेड। इतना हैवी बेड देने का रीज़न ये है कि इन केस कोई गार्ड उसको चेक करने के लिए सेल के अंदर में जाए तो उसको वेपन के रूप में यूज़ ना करते, उठा के किसी को मार ना सके, सरकाना भी मुश्किल। खाना खाने के लिए इनको लोहे का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट्स। एक तो खाना बे टाइम में दिया जाता था, दूसरा गरम गरम। फ्रीडम फाइटर ये सोचे कि इसको ठंडा करके आराम से भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं है। आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर ख़राब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। तो आज भी हम लोग खाना खाते तो स्टील या फाइबर का प्लेट्स, लोहे का बर्तन। और दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए 1/2 लीटर का एक पॉट पानी मिलता था, 24 घंटे में आधा लीटर पानी। और नहाने के लिए इनको 3 पॉट भर के समुद्र का पानी देता था, सी वाटर। एक तो गर्मी में काम कराते तो बदन पर पूरा रैशेस होता था, और नमक पानी से नहाने पर इनका बदन और ज़्यादा जाता था। 3 पॉट में एक नॉर्मल आदमी का पूरा शरीर भीग नहीं सकता। तो हर चीज़ के लिए लिमिटेशन है।
अभी यहाँ पे पनिशमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। जैसे ही इस वर्कशॉप के अंदर आप लोग एंटर करेंगे तो पहला जो ऑयल मिल देखेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं कोलू, तेल निकालने का मशीन। वो मशीन उस समय का ओरिजिनल है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके एक्सप्लेन आपको थोड़ा सा आगे किया जाए, ठीक है। और जहाँ पे मॉडल रखा गया है वहाँ पे एक्सप्लेन करते वक्त आप लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो सभी लोग देख पाएंगे। बताएंगे तब। फ्रेंड्स वर्कशॉप में आ गए हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला वाला देख लीजिएगा, देखने के बाद आप लोग ऐसे चलाइए। यहाँ पे देखिए एक लाइन मार्क के बाहर रखिए एक हाफ सर्कल बनाना। वो लाइन से बाहर रख के एक हाफ सर्कल बनाना, ऐसे यहाँ तक आ जाए सर, यहाँ तक आ जाए, ये हुई भी। यहाँ तक आ जाएगी, थोड़ा सा पीछे रहेगा। ऑयल मिल आप लोगों ने देखा, थोड़ा पीछे रहना, वो ओरिजिनल उसी समय का ऑयल मिल है। यहाँ पे मॉडल में आपको एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पहला पनिशमेंट जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे खड़े ये वर्क शेड है, कार्यस्थल, उस समय इसमें भी शेड नहीं था, सिर्फ ओपन था, ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल। इसी तरह धूप में गर्मी में लेकर के उनको काम करेंगे। विंग नंबर 7 में जो भी लेबर रहेंगे उनको यहीं पे काम करवाएंगे। यहाँ पे पहला जो पनिशमेंट आपको दिख रहा है, इसमें एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था। इसको रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते, नारियल के छिलका से आज भी रस्सा बनता। और कूटने के लिए ऐसी लकड़ी का रफ इंस्ट्रूमेंट देते थे, जिसे कूटते वक्त इनके हाथ में पूरा छाला यानी पूरा हाथ का स्किन निकल जाता। सुबह से लेकर शाम तक इनको कूटना पड़ता। और रस्सा में जो क्रॉस बेंच है वो इस मशीन के द्वारा इसे घुमाया जाता है, ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट दूसरा पॉइंट। ये भी ओरिजिनल। और ध्यान में रखेंगे रस्सा जो है 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक था कॉव पॉन्डिंग, उससे टफ, उसका नाम है रामबस पॉन्डिंग। यहाँ पे रामबंस जो है एक ट्री का नाम है, जिसका कच्चा छाला यानी कि पेड़ का जो स्किन होता है उसको निकाल के कच्चा स्थिति में कूटना पड़ता है। कहा जाता है इसे कूटते वक्त इससे एक लिक्विड निकलता है, जो बदन पर लगने पर इनका बदन बहुत ज्यादा खुजलाता था और पूरा बदन ना बर्न मार्क, यानी कि जहाँ पे लगता था वहाँ का स्किन बर्न होता था, जल जाता था। उससे इजी था नारियल का छिलका से रस्सा बना गया। उसके बाद जो नारियल होता था, इसको तोड़कर ये लोग धूप में सुखाते थे, ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं कोपरा, वो इसके अंदर डालते थे। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉट जहाँ पे ऑयल कलेक्ट होता था, इसके बाहर में देखेंगे लोहे के काफी सारे वेट्स लगाए, जैसे बैक साइड में देखेंगे वेट लगा। इसे वेट लगाने के रीजन ये है कि इसके अंदर जो कोकोनट डालता था वो क्रश होकर उसका तेल अच्छी तरह से निकल सके, और इनको घुमाने के लिए बहुत तकलीफ होती। घुमाने के टाइम जहाँ पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था अंडर पानी। जैसे गांव क्षेत्र में कोलू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम करता है। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास, 18 kg पॉसिबल नहीं। काम को पूरा नहीं कर सका या काम को रिफ्यूज करेगा तो मैंने आपको बताया बाहर लेके आके खुले आम में रख के सबके सामने मार दे। इसके बाद लास्ट सेक्शन में चलेंगे। एज इट इज थोड़ा डिस्टेंस पेंटिंग के द्वारा 3 जगह के फोटोग्राफ को दिखाया गया। ये जो पहला फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, ये अंडमान का सबसे पहला जेल 1867 में बनाया गया था। जगह का नाम वाइपर आइलैंड, अंडमान का फर्स्ट जेल। जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ये अंडमान का दूसरा जेल है, सेलुलर जेल। थर्ड फोटो जो दिख रहा है, रॉस आइलैंड, तीनों अंडमान का हिस्टोरिकल प्लेस। पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है, ध्यान देखिएगा, पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पनिशमेंट ड्रेस, हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी। पूरा बस्ते यानी बोरे का होता है ग्वरी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं है। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक ये ड्रेस को पहना के काम करें। गर्मी बहुत ज्यादा, खमौरी, बदन में स्क्रैचेस, दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुजलाता है। और यहाँ पे 3 तरह का बेड़ी रखा गया है, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। स्टार्टिंग में जिनको भी लाया जाएगा कंपलसरी पहनना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे इनके गले पर राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था जिसमें इनका एज, पीरियड सब कुछ मेंशन करते थे। एक तरह का आइडेंटिफिकेशन, किस केस में लाया गया, कब से लेकर कब तक इनको पनिशमेंट दिया। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया तो उनका डेट था 10 मार्च 1858 में 200 क्रांतिकारियों को लाया। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पीटरसन वॉलकर। उन्होंने क्या करा, इनका नंबर जो है प्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे खोद के लिए, ताकि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि लोग काला पानी का सजा काटा। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग, एक लकड़ी का टैग, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निकर पहनने के लिए। चेन फिटर में क्या होता था, सेंटर में चेन लगा हुआ है। चेन जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यानी काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके, घुटना को मोड़कर बैठ सकता है, क्योंकि चेन फोल्ड हो जाए। सेकंड पनिशमेंट इसको बोलते हैं बार फिटर। सेंटर में आयरन रॉड, हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, कमर से एक चेन इसको लॉक करके रखा था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता है, खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। सबसे डिफिकल्ट था क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को वो ज्वाइन कर सकता है ना ही मोड़ सकता है। टांग को फैलाकर रखना पड़ेगा, फैलाकर चलना पड़ेगा। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर डेंजर होगा, बार फिटर सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर।
इसका पीरियड 1 साल 6 महीना 15 दिन। तो पनिशमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सभी लोगों को समझ में आया। यहाँ से अभी सेल देखने की जाएंगे। ये विंग नंबर 7 में सबसे लास्ट कमरा जो है सावरकर जी के। तो जब सेल देखने जाएंगे तो मेन सेल का लॉकिंग सिस्टम को जरा ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ से भी दिख रहा है लॉकिंग सिस्टम, काफ़ी दूर से लॉक करते थे। ताला जो है अलीगढ़ से मंगा के लगाते थे। ताला मारने के बाद जो फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर होगा उनके हाथ में चाबी देते थे कि ताला खोलो तुम जा सकते हो। इम्पॉसिबल था वहाँ से लेके यहाँ तक हाथ पहुँचे। साइड में जो बॉक्स बनाया गया वहाँ से खाना दिया गया। और हर विंग का जो रो शुरू होगा, जैसे ये विंग का रो शुरू होता देखिए कि इसका पहला सेल आप लोग देखेंगे वो डिफरेंट सेल है। पहला सेल थोड़ा बड़ा है। पहला सेल को जो है गार्ड सेल बोलते हैं, यानी कि एक गार्ड अंदर आराम करता था, एक गार्ड यहाँ पे स्टैंड होकर ड्यूटी करता था। इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो सके बोल के पहला सेल को गार्ड लोग को आराम करने के लिए बनाया। और उसमें गार्ड कैसे खड़े होते, देखिए पूरा रो को देखने के लिए एक ही गार्ड खड़ा होता था, यानी कि एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो मैंने आपको बताया टोटल उसमें 7 विंग, 3 into 7 कर दीजिए, 21 गार्ड्स फ्लोर में। वॉच टावर में 2 गार्ड, यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए सिर्फ 23 गार्ड का जरूरत है। 23 गार्ड सफिशिएंट पूरा जेल को आराम से वॉच कर सकते हैं। अभी आप लोग सिंडल टावर तक जा सकते हैं, जहाँ पे लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था सबसे ज़्यादा लोग बंगाल के हैं, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, असम। लौटते वक्त जब आप लोग नीचे आएंगे तो देखिएगा वर्कशेड के पीछे में एक छोटा सा डोर आपको दिख रहा है, वो जो है ओल्डन डेज गैलरी है, जिसमें 100 years बैक ऑफ दिस आइलैंड के कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। रेयर कलेक्शन है जो ब्रिटिश गैलरी से कलेक्ट करके लगाया गया है। सबसे ज़्यादा फोटो अंडमान का पहला जेल वाइपर का रखा गया है, उसके बाद रॉस आइलैंड का फोटोग्राफ्स है और फ्रीडम फाइटर को काम करता हुआ भी दिखाया गया। लौटते वक्त ये फोटोग्राफ आप लोग देख सकते हैं। अभी लास्ट एक्सप्लेन जो है आगे के मॉडल पे किया जाएगा, इसके बाद ऊपर चलते हैं। गाइस ये एग्जैक्ट मॉडल है, एग्जैक्ट मॉडल है सेलुलर का, ये एग्जैक्ट मॉडल है खास आपके लिए। देखिएगा यही जो है सेलुलर जेल का मॉडल है। इसी प्रकार से जेल को बनाया गया रेप्लिका मॉडल है। ये 1 नंबर, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी सिर्फ 1, 7 और 6 बचा हुआ। मॉडल में आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया। इसका रीजन ये है कि इसके बैक साइड में सी है, जिसकी वजह से विंग्स को छोटा किया गया, यानी कि जिस आकार में जमीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया। और आर्किटेक्ट का नाम मैंने आपको बताया मैक्यूएलियन। उसने कितना प्रॉपर प्लान दिया के देखेंगे। जब आप लोग ऊपर जाएंगे सावरकर जी का सेल देखकर जब लौटेंगे, सेल टावर में लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को देखने जाएंगे तो यहाँ का बीच का जॉइंट जो है लकड़ी का बनाया गया, वुडन प्लैंक। आपको दिख रहा है ये जेल काफी बड़ा और ब्रिक से बनाया गया, लेकिन बीच का जॉइंट लकड़ी का बनाने का रीजन ये है कि उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता था, भूकंप। इनके अर्थक्वेक में ये जो है इसको सीमेंट से कास्टिंग ये कर देंगे, स्लैब मार देंगे तो क्या अगर सेंट्रल टावर ले तो एक साथ 7 का 7 विंग को लेके गिर जाएगा। लकड़ी का बनाया गया, शॉकर का काम करेगा, बेंड होकर टूट जाएगा, बाद में चाहे तो प्लांक को चेंज कर सकते, इसलिए ऐसा बनाया। और जेल में सबसे पॉपुलर स्टीम मैंने बताया सावरकर जी का। सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। पढ़ाई करते वक्त सावरकर जी ने क्या किया, रशियन लैंग्वेज का बुक था बम बनाया, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया में, उससे इंडिया में बम बनाया गया, काफी जगह पे विस्फोट किया, अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा मिला। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल रख के सप्लाई किया था, जिसके लिए 25 साल। तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज में बैठा के लेकर आए थे, जहाज का नाम था SS मोरे। उस जहाज में लेकर आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्सेलिस पोर्ट के वहाँ पे कुछ देर के लिए रुका था, तो वहाँ से कूद के स्विमिंग करके भाग गए। तो बहुत लोगों ने इसलिए ऐसा सुना है कि जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भागा, तो गलत है। जेल से कोई नहीं भाग सका, वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया आखिरी वाले कमरे में 1911 से 1921, 10 साल रखा। 21 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेजा गया। अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सबका एक मॉडल है ओरिजिनल। और सेल का डिफरेंस, कॉरिडोर को अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया। डे टाइम इनको बाहर रखते थे ताकि वहां से खड़ा होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके, मेंटली टॉर्चर। ये मेरा लास्ट एक्सप्लेन है। यहाँ से ऊपर जाएंगे, आप लोगों को सावरकर जी का सेल बताऊंगा, उसके बाद आप लोग फोटो लेकर सेंट्रल टावर को देखते हुए नीचे उतरेंगे, ओल्डन डेज गैलरी देख के बाहर जाए, ठीक है।
हम जा रहे हैं सावरकर जी के सेल में, जहाँ उन्हें पनिशमेंट दिया गया था। ये 7th ब्लॉक के 3rd फ्लोर के सबसे लास्ट रूम का अलॉट किया गया था। जैसा कि गाइड ने बताया भी आपको कि मेंटली टॉर्चर करने के लिए ऐसा किया जाता है। सर इस वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। बाहर से नज़ारा तीन बचे ना, 4 लोग मिले। फ्रीडम फाइटर्स के लिए गिर गई। अरे नीचे वो देखिए आप, ये तो ये तो बाकी के यही है, बाकी के जो 4 विंग्स टूट गए अभी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं जस्ट इसके पीछे पानी पानी सब कुछ। सेंट्रल विंग में है, सारे हॉस्पिटल में सारे विंग्स। ये विंग्स के देखो कुछ रिमेनिंग है यहाँ पे। दिवाली तो दिख रहा है, बोला तो दिवाली दिखेगा। ये क्या है? फाइनली पूरा सेलुलर जेल को विज़िट करके अब वापस जा रहे हैं हम एग्ज़िट करने, क्योंकि अब टाइम हो चला है लाइट एंड साउंड शो का, क्योंकि 5 बजे ये बंद भी हो जाता है। दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। वी आर चेकिंग आउट। तो गाइज़ ये हमारा गाइडेड टूर यहाँ पे ख़त्म हुआ, थोड़ा सा लिया। और पीछे देख सकते हैं जो कि काफ़ी मार्मिक बिल्डिंग है भाई, इसमें दोबारा आना तो बनता ही है, क्योंकि यहाँ पे छिपी हुई है
वो यातनाएं जिनको आपको देखना ज़रूर बनता है। जैसा कि अब हो शाम के 5 बजे हमारे लाइट एंड साउंड शो के लिए हम बाहर आ चुके हैं। बगल में वीर सावरकर पार्क देख सकते हैं आप। महावीर सिंह, मोहित्रा, इन लोगों का वीडियोस मूर्तियाँ लगाई गई हैं। उसके जस्ट बगल में आप मरीना जेट्टी देखेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं।